जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का सेशन 7 चलेगा। अगर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है और एक बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप लोगों को एक भी सेशन को मिस नहीं करना है। याद रखना है डेली रात 8 बजे इस चैनल पर लाइव चैट के साथ ये क्लास चलता है। अगर आपने पिछले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी वीडियो को जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सबसे पहले करंट अफेयर्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर लिखते जाना है। आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। सभी को आंसर टाइप करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी ये अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। इसी के साथ राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में दिए गए 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहना है। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एंड्रयू गारफील्ड हो जाएगा। 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है। कौन व्यक्ति हाल ही में यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोमा शंकर प्रसाद। ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो 100% आना ही है। और एक बार वैकेंसी जब निकलेगा तो आप लोगों को तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा। इसलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड कीजिए और क्लास का PDF डाउनलोड कर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस डेली कीजिए, जिससे आप लोगों का एक बेहतरीन और शानदार तैयारी हो सके। PDF कहाँ पर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सभी PDF आपको वहीं पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक डॉक्टर किरण बेदी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर किरण बेदी। ये पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और देश की पहली महिला IPS है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, देश की पहली कागज रहित अदालत यानी कि पेपरलेस कोर्ट कौन सी बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, देश की पहली कागज रहित अदालत यानी कि पेपरलेस कोर्ट कौन सी बनी है, तो केरला हाई कोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, यानी कि बताना है कि एक कार बैटरी में किसका विद्युत अपघटन होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl होता है, और नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो देखिए, इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻ ग्राम के बराबर होता है 1 पिको। अगर आपसे पूछे कि 1 माइक्रो बराबर कितना होता है तो 10⁻⁻6 ग्राम होता है। 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁻9 ग्राम होता है। सभी फैक्ट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दूध उदाहरण है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो देखिए, दूध किसका उदाहरण है, तो दूध एक इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है,
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखना है, इसको CFC बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। इन चार ऑप्शन में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। एग्जाम में हेमेटाइट का फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो हेमेटाइट का सूत्र होता है, लिख लीजिए आप लोग, Fe2O3 होता है। ठीक है, लोहे का एक और अयस्क है मैग्नेटाइट, उसका भी फार्मूला लिख लीजिए। उसका फार्मूला होता है Fe3O4 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए इसका सही जवाब, जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है। ये थायमिन किसका नाम है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ध्यान रखना है। साइट्रिक अम्ल ये खट्टे फलों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल ये इमली में पाया जाता है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए, तो देखिए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, आप सभी जानते हैं, नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती है मुख्यतः? तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? सही से ऑप्शंस को देखिए, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हीरा में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में भी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। देखिए कोयला से यहाँ से प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कोयला में सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो याद रखना एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट जो कोयला होता है ये सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला है। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला है पीट कोयला। ठीक है, सभी को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आपको मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड के अंदर आंसर कर देने हैं। तो देखिए सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस वर्ष में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ध्यान रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सर CV रमन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए आंसर करेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इस प्रश्न का डिस्कशन हो चुका है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और आप लोगों को एक भी सेशन को मिस नहीं करना है, डेली सेशन को अटेंड करना है और पूरा सेशन को देखना है। तो देखिए भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सोच समझ का आंसर करना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस जो है अब की बार 10th लेवल पर किया गया है। पहले जो सिलेबस था इसका 12th लेवल पर था, इसलिए प्रश्न थोड़ा सा इजी होगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये सिरके में उपस्थित होता है। और ऑप्शन सी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में होता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और आप लोगों को इस एग्जाम की तैयारी के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना है, सेशन को लाइक करके, और सेशन को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो देखिए 18 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 330 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः, ध्यान रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है 8.5 सेकंड लगभग, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कि बताना है इसमें कि स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा को बढ़ाई जाती है। तो देखिए इसमें जो है कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी का तकनीक कब प्रयोग होता है, यानी कि आपको बताना है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक जो है ये कहाँ प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन चला देगा डी के साथ, एक मिश्रण को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि आपको इसका रीजन बताना है क्या होता है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यह एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश की किरणों की प्रकृति होती है, चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रकाश की किरणों की प्रकृति होती है तो याद रखना है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शुष्क बर्फ क्या है, ये प्रश्न बहुत बार हो चुका है, चलिए आंसर करेंगे। एक भी स्टूडेंट का गलत जवाब नहीं आना चाहिए। तो देखिए शुष्क बर्फ क्या होता है, ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, चलिए आंसर करते जाएंगे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो देखिए लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। तो ऑप्शन में बी है 1952, इसके साथ बी चला जाएगा, ध्यान रखना है 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स है, और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं, कितने बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं। फिर से बोल रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखना एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार को ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। और कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। दोनों को ध्यान में रखना है। तो इसमें से जो मौलिक अधिकार नहीं है वो संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान, ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है, चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। सभी तीनों में भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल तीनों हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, चलिए तो देखिए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, चलिए आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में आंसर करते जाना है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आपको बताना है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो सभी ऑप्शंस की बात करते हैं तो बिहार की बात करते हैं तो ये कितना भेजता है, 40 भेजता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 29 भेजता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये 42 और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 80 भेजता है। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो ध्यान रखना है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, किसानों को मकान ऋण, ये शामिल नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। बिचौलिया की समाप्ति, भू जोतों का एकत्रीकरण और सहकारी कृषि, ये सभी शामिल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। चलिए आंसर करेंगे। भूमि विकास बैंक ये किसका एक अंश है। तो याद रखना है ये जो है सहकारी आधार ढांचा का एक अंश है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। चलिए आंसर करेंगे। और आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है। तो भारत में पूछे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। अगर विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हरित क्रांति की सफलता के लिए किस पर निर्भर है उपलब्धता। तो देखिए बीजों की उच्च पैदावार किस में हो जाएगा, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, सभी पर निर्भर है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत एवं राजस्व कर से सरकार को आय होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे और सेशन में एंड तक बने रहना है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पाद शुल्क हो जाएगा। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए कौन सा कर केंद्रीय सरकार का नहीं है। तो भूमि राजस्व ये केंद्रीय सरकार का नहीं है। बाकी आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है। चलिए भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कपड़े है, ध्यान रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की। किसके द्वारा मदद की, नाबार्ड के द्वारा, एक्जिम बैंक के द्वारा, IDBI बैंक के द्वारा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्जिम बैंक के द्वारा। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए आंसर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किसने, तो A.O. ह्यूम ने किया था, ध्यान रखना है। और एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। W.C. बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। किस वर्ष में पास किया था आपको बताना है। चलिए तो देखिए 44 का राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था वर्ष 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, किस वर्ष में की गई थी। चलिए तो देखिए आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने कब, तो इसका सही जवाब है 21 अक्टूबर 1943 को। 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था। चलिए आंसर करते जाएंगे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी सहजानंद का संबंध था। चलिए आंसर करते देंगे। ये बिहार के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न फेवरेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस पर स्टार लगा रहे हैं, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। चलिए आंसर करेंगे। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। किस आंदोलन का हिस्सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे किस वर्ष हुए? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 1917 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। चलिए आंसर करेंगे, किस पर रोक लगाई थी? तो 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई थी? तो खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। डी प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? चलिए आंसर करेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है वर्ष 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। 52 का राइट आंसर एक के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रह किसका कोई उपग्रह नहीं है, वह कौन है? यानी कि आपको बताना है वह कौन सा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। तो हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है। कौन कौन है? बुध और शुक्र है। तो ऑप्शन में आपको बुध मिल रहा है, याद रखना है बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह के भी कोई भी उपग्रह नहीं है। और ध्यान रखना है, शुक्र ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र जो है ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। बुध जो है ये सूर्य से सबसे नज़दीक है। ध्यान रखिएगा, सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, लेकिन गर्म कौन है? शुक्र है। ध्यान रखना है, मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम क्या है? चलिए आंसर करेंगे, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो इसका सही जवाब है यह एक महासागरीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चलिए आंसर करेंगे, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो आप सभी जानते हैं चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोहान्सबर्ग विख्यात है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो देखिए, ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है और ये स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिग्मीज निवासी है। चलिए, तो देखिए ये पिग्मी निवासी कहाँ निवास करते हैं? कांगो बेसिन में करते हैं। तो कांगो बेसिन कहाँ है? अफ्रीका में, याद रखना है अफ्रीका के कांगो बेसिन में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न को सही से पढ़िए, भारत में पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछा जा रहा है। राइट आंसर सी है, गॉडविन ऑस्टिन है। कितना है? तो 8611 मीटर है गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई, आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, टाइपिंग एरर है, पीडीएफ जब मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुर नाम है, आपको बताना है रेगुर किसका नाम है, यानी किस मिट्टी का नाम रेगुर है। तो आप सभी जानते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेगुर जो है ये काली मिट्टी का नाम है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, चरनोजम मिट्टी भी बोला जाता है। और काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है? तो कपास की खेती होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली है, आपको बताना है दिल्ली क्या है? राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सभी जानते हैं दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी जल विवाद है। चलिए आंसर करेंगे, कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? तो ये जल विवाद किसके किसके बीच है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गारो जनजाति है। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, पीडीएफ में सुधार कर दिया जाएगा। तो प्रश्न हमारा बनेगा, गारो जनजाति किस राज्य की है?
चलिए आंसर करते जाएंगे। असम की, मणिपुर की, मिजोरम की, ये मेघालय का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गारो जनजाति, ये मेघालय में पाई जाती है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। चलिए आंसर करेंगे। भाखड़ा नांगल किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए भाखड़ा नांगल जो है ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वो कौन कौन से राज्य हैं? आज के सेशन में हिंदी के प्रश्न नहीं रखे गए हैं। चलिए तो देखिए कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वे है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदी के 10 प्रश्न रखे जाते हैं, आज नहीं रखे गए हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।